हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली जो 3.1 थी उसके उदाहरण और प्रश्न किए थे। आज हम करेंगे आपके जो प्रश्नावली है 3.2 उसका पहला प्रश्न करेंगे। उसके अंदर टोटल 6 सवाल है और आपको एक विधि का नाम सीखना है, वो है विधि प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि आपको दो समीकरण दे रखे होंगे। अब मैं चाहूँ तो इन दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि से भी हल कर सकता हूँ, उत्तर में कोई फर्क नहीं आता। मैंने आपको बोला था कोई भी जो रैखिक समीकरण होता है दो चर वाला, उसको हल करने की दो विधियां हैं, एक आलेखी विधि है और एक बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधियों में तीन विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधि। हमें दो पढ़नी, विलोपन और प्रतिस्थापन। 3.2 जो प्रश्नावली उसके अंदर पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। और जैसा लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो समीकरण आपके सामने दे रखे। अब थोड़ा समझना कि अगर मैं सपोज दे इसको दे दूं समीकरण संख्या 1, क्या दे दूं समीकरण संख्या 1, और इसको दे दूं मैं समीकरण संख्या कितना 2, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ये समीकरण 1 और 2 को। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या, आप एक दिमाग में चीज याद रखें। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक चर का मान निकालना, चाहे आप x का मान निकालें चाहे आप y का मान निकालें। एक चर का मान निकालना और दूसरे समीकरण में आपको क्या करना है, रखना। आप इसमें से किसी भी चर का मान निकालें। जैसे मैं दूसरे समीकरण से थोड़ा इसको अगर आगे बढ़ाऊं, जैसे इस समीकरण को मैं आगे बढ़ाता हूं, यहां से आगे बढ़ाऊंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं x बराबर ये 4 प्लस वाई कहलाएगा, और इसको मैं दूंगा समीकरण संख्या 3। बोलो देखो, यहां से इस x का मान निकाला और माइनस का y उधर गया, किसका हो गया प्लस का y। ये जो x का मान आया समीकरण 3 से वो मुझे समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। क्यों? समीकरण 2 में मत रखना। आप जिस समीकरण से मान निकालें उसमें कभी नहीं रखना, उसके ऑपोजिट समीकरण में मान रखना। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो समीकरण 1 से भी है ना x का मान निकाल सकते थे या y का निकाल सकते थे। मैंने यहां से x का इसीलिए निकाला क्योंकि यहाँ y माइनस का है। माइनस की वैल्यू कभी नहीं निकालें, क्योंकि माइनस की वैल्यू जब भी आप निकालेंगे तो दिक्कतें आएगी कि एक्चुअल में प्लस माइनस में गड़बड़ होती है। इसीलिए प्लस वाली वैल्यू, जो सिंपल वैल्यू निकल सकती है, जैसे आगे सवाल और आएंगे, भी 5 सवाल और करेंगे, जिससे सिंपल वैल्यू हो सकती है कि इससे सिंपल काम हो सकता है, उस वैल्यू को आप पुट करें, बाकी को नहीं करें। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या आप लिखें पहले, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में कितना है 14। ध्यान देना क्या लिखा है x, क्या x की जगह मैं ये मान रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। x की जगह मैं रख सकता हूँ 4 प्लस वाई प्लस, देखो x की जगह 4 प्लस वाई और प्लस का ये y चल रहा है, बराबर में कितना हो गया 14। y और y को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2y, बराबर में कितना 14। ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 4। ये आएगा साहब 2y बराबर 14 में से 4 जाए कितना बचेगा 10। तो y का मान आएगा 10, गुणा वाला कहाँ जाएगा भाग में, तो y का मान कितना आ गया 5। बोलो साहब y का मान कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, ठीक है। y का मान 5 आ गया। अभी y का मान जो 5 है आप लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण। अब आप चाहो जैसे समीकरण रख दो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3, आप 3 में रखो क्योंकि सीधा मान मिल जाएगा आपको। आप लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 है आपके पास में x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर 4 की जगह 4 प्लस y का मान मेरे पास कितना है 5, और 4 और 5 को जोड़ोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ आ गया x का मान 5 और यहाँ आ गया y का मान कितना 5। और किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने का मतलब है उसमें आपको x और y का क्या निकालना है, मान निकालना। एक बार चीज समझे, इस प्रतिस्थापन विधि का मतलब है किसी चर का एक दूसरे चर में प्रतिस्थापन करना, प्रतिस्थापित करना। विलोपन का मतलब कुछ अलग होता है, प्रतिस्थापन हम विधि पढ़ रहे हैं। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक चर का मान निकालो किसी भी समीकरण से। दो समीकरण दे रखे होंगे, रैखिक युग्म दे रखा है, वैसे भी समीकरण युग्म, तो आपको दो समीकरण दे रखे होंगे, किसी भी एक समीकरण से आपको x का मान निकालना या y का मान निकालना, किसी एक चर का मान निकालना। तो मैंने यहाँ से समीकरण 2 से निकाला, मैं चाहता समीकरण 1 से भी निकाल लेता, y का निकल x, जो आपको बढ़िया लगे उसका मान निकाल लेना। लेकिन जिस समीकरण से आप निकालोगे, चाहे समीकरण 1 से निकालोगे चाहे समीकरण 2 से चर का मान निकालो, उसमें वापस मत रखना, दूसरे वाले में रखना। क्यों? उसमें वापस रखो तो कट कटा के 0 बन जाएगा, पूरी वैल्यू कट जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने समीकरण 2 से x का मान निकाला, ये माइनस का y इधर आया प्लस का, तो x का मान मुझे मिला एक्चुअल में 4 प्लस वाई।
x का मान मुझे कितना मिला 4 प्लस वाई। ये 4 प्लस वाई समीकरण 3 से मैंने समीकरण 1 में रखा, जैसे ही रखा कैलकुलेशन की y का मान 5 है। अब मेरे पास एक मान आने के बाद मेरे पास टोटल 3 समीकरण x को निकालने का। मैं अगर y का मान यहाँ भी रखूंगा तो भी मेरे पास x का मान आ जाएगा, y का मान मैं अगर यहाँ रखूंगा तो भी मेरे पास x का मान आ जाएगा, और y का मान मैं अगर यहाँ रखूंगा तो भी मेरे पास x का मान है। और सबसे सिंपल मुझे लगा कि मुझे यहाँ रखना चाहिए। क्यों? अगर मैं यहाँ रखता तो ट्रांसफर करना पड़ता, 14 में से 5 घटाना पड़ता तो भी 9 आता, और यहाँ 5 रखता तो माइनस का 5 आता, माइनस का 5 ट्रांसफर करते प्लस का 5 होता, फिर जोड़ते एक ही बात। वरना जहाँ आपको सहूलियत लगे, जहाँ सिंपल कैलकुलेशन हो, जहाँ आपको दिक्कतें नहीं आए, वहाँ आप मान रखें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये हमने जब y का मान 5 समीकरण 3 में रखा तो x का मान कितना आ गया 9। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इसने बोला है कि x और y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो 9 और 5 भी कितना होता है, 14 होता है। दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो दोनों को घटाने पर भी 4 आ रहा है। ये है उत्तरमाला की जांच। आप कैसे भी करें, हम इसको प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, हम इसको विलोपन से भी कर सकते हैं, हम इसको वज्र गुण से भी कर सकते हैं, हम इसको 12वीं क्लास के अंदर एक आव्यूह विधि उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं इसको आलेख की विधि यानी ग्राफ बनाकर भी उत्तर निकाल सकता हूँ। ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा प्रतिशत बिंदु 9,5 आएगा। किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को किसी विधि से हल करो, आपका मेन टारगेट है एक x का मान निकालना, एक y का मान निकालना, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये है पहला सवाल। अभी हम देखो खूब सारे सवाल करें, खूब सारे कैसे। पहले के अंदर 6 सवाल है, कल की जो क्लास होगी उसके अंदर दूसरा सवाल करेंगे और उसी के साथ करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल समीकरण नहीं दे रखे, तीसरे सवाल में भाषा दे रखी। वो एक दिन हमने चंपावाड़ पढ़ा था, कल परसों क्लास में उदाहरण पढ़ा, वो भाषा दे रखी, वो आयताकार बागवाड़, वैसी भाषा दे रखी है। उस भाषा से आपको समीकरण बनाने, फिर आपको प्रतिस्थापन विधि लगानी। तो बिल्कुल एकदम 10-12 सवाल करेंगे, एकदम आपके प्रतिस्थापन लास्ट दिन क्लास होगी ना, उदाहरण भी करने चाहिए। तो कम से कम आपको जो टोटल क्वेश्चंस करने वो कम से कम 17-18 के आसपास करने हो। 17-18 जिस दिन क्वेश्चन हो जाएंगे उस दिन कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, गारंटी मेरी। ठीक है, तो ये है प्रतिस्थापन विधि का एक छोटा सा फॉर्मेट। आपको करना क्या, धीरे धीरे 1-1, 2% हम और अप्लाई करते हैं और आगे का काम करते हैं अगली स्लाइड में। आप एक बार पहले सवाल को देखें, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो करते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपको 2 समीकरण दे रखे, एक तो दे रखा s माइनस टी बराबर 3, एक दे रखा s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6 दे रखा। तो एक बात अगर ध्यान से आप समझेंगे तो मैं इसको तो समीकरण संख्या 1 दे सकता हूं। कितना दे सकता हूं, समीकरण संख्या 1, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल समीकरण है। लेकिन हमने जब प्रश्नावली 3.1 के उदाहरण पढ़े या सवाल पढ़े तो हमने एक बात सीखी थी कि कभी भी ये समीकरण बटा में नहीं होना चाहिए। हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके नॉर्मल समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल समीकरण में कन्वर्ट करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। आप कहेंगे सर नॉर्मल में कैसे इसका एलसीएम लेना, तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। बोलो हाँ या ना, कितना एलसीएम आएगा 6। तो 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 को s से गुणा करवाओगे तो कितना आएगा, 2s आएगा, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को t से गुणा करवाया, 3t आ गया, और बराबर में कितना 6, ये इधर करवा दिया वज्र गुणा। तो आपके पास आ जाएगा 2s प्लस में 3t बराबर 6 गुणा में कितना 6, ये आएगा आपके पास 2s प्लस का 3t बराबर आ जाएगा 36। समीकरण संख्या 2। बोलो सर, नॉर्मल समीकरण जब भी बटा में दिखाई दे हमें हर बार एलसीएम लेके नॉर्मल समीकरण में कन्वर्ट करना। अब आप कहेंगे सर किस चर का मान निकालें। अब चर आप चाहे s का निकालें चाहे t चर का मान निकालें, आप सोचें थोड़ा सा। देखो अगर आपने समीकरण 2 से सोचा कि मुझे s का मान निकालना चाहिए, किसका मान निकालना चाहिए, s का, तो समझना s का कैसे। अगर मुझे यहाँ से s का मान निकालना, पहले ये प्लस का 3t ट्रांसफर होगा, माइनस का होगा, फिर वो गुणा वाला 2 भाग में जाएगा, बट्टे वाली वैल्यू आएगी, वापस वहाँ समीकरण 1 में रखोगे, वापस एलसीएम वाला काम करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही सवाल में ये बोला था कि आपको बेटा वैल्यू वहाँ पुट करनी है जहाँ से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, जहाँ से आपको दिक्कतें नहीं आए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। कि वहाँ से जैसे आप समीकरण 1 को देखो थोड़ा सा, अगर मैं समीकरण 1 को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, समीकरण 1 को थोड़ा सा क्या बढ़ाऊँ आगे, तो मैं 100% श्योर हूं कि इसको s प्लस 3t लिख सकता हूं। ध्यान देना सर, और इसको दे सकता हूं मैं समीकरण संख्या 3। मैंने यहां से भी निकाल सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहां से t का मान निकाल सकता हूं, s का निकाल सकता हूं, लेकिन बट्टे में आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और हम तो एलसीएम से बचना चाह रहे हैं, हम तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से, हार्ड कैलकुलेशन से क्या हो रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं। ये आपको चीजें जब पूरे सवाल में करूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा मेरे वाला तरीका कि आप सही जा रहे हो सर।
क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आप जितनी सिंपल रखना चाहेंगे ना उतनी, मैं माइनस वाली वैल्यू भी नहीं निकाल रहा, क्योंकि मैं माइनस टी की भी वैल्यू निकाल देता, लेकिन मैं नहीं चाहता माइनस आए, क्योंकि जब जब माइनस आएगा ना माइनस गड़बड़ कर देगा। माइनस में आपने सपोज भाई बार माइनस लगा, अंदर प्लस माइनस के चिन्ह है और फटाफट आपने माइनस खोल दिया, चिन्ह चेंज ही नहीं की, क्योंकि माइनस तो माइनस वैल्यू प्लस वाले को माइनस बना देता है, माइनस वाले को प्लस बना, लेकिन प्लस की वैल्यू किसी को कोई चेंज नहीं करती। माइनस है तो माइनस रहेगा और प्लस है तो प्लस रहेगा, कोई टेंशन नहीं। तो हमने यहाँ से एस का मान निकाला, तो एस का मान निकाले माइनस का टी, ट्रांसफर हुआ किसका हो गया प्लस का। अब ये जो एस का मान है मुझे समीकरण 2 में रखना चाहिए या 1 में रखना चाहिए? आपको जिस समीकरण से निकालो उसमें नहीं रखना, आप समीकरण 2 में रखेंगे। तो ध्यान देना सर, आप लिखेंगे समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमने समीकरण 1 से एस का मान निकाला जो हमारे पास 3 + t आया, और जिस समीकरण से हम जिसका मान निकालें जिस चर का, उसमें मान नहीं रखें, उसकी ऑपोजिट समीकरण रखें, हमेशा विपरीत समीकरण में आपको मान रखना है। और मेरे पास जो समीकरण है वो है समीकरण 2, कौन सा है? 2s प्लस में 3t बराबर में कितना है साहब? 36। तो ध्यान देना, देखो 2 की जगह तो 2, s का मान मेरे पास कितना हो रहा, देखो 3 + t, तो s का मान आ गया 3 + t और प्लस का 3t बराबर में कितना? 36। क्या ये 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल। 2 को 3 से गुणा करोगे 6, प्लस 2 को t से गुणा करोगे 2t प्लस 3t बराबर कितना हो गया साहब? 36 हो गया साहब। कितना हो गया? 36। क्या बेटा जी 2t और 3t जुड़ने पर 5t बनेगा? बिल्कुल बनेगा साहब। बराबर में कितना है? 36। ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 6। आपके पास 5t का मान आएगा 30, क्योंकि 36 में से 6 जाए कितना बचेगा? 30। और यहाँ से अगर मैं t का मान निकालना चाहूँ साहब तो 30 गुणा वाला कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो t का मान आएगा मेरे पास कितना? 6 आएगा साहब। t का मान मेरे पास कितना आएगा? 6। ये मेरे पास आ गया t का मान, जो कि मेरा एक फाइनल उत्तर आया। t में तो मेरा फाइनल उत्तर आ गया। बोलो साहब क्या किया? एक समीकरण मेरे को थोड़ा सा अजीब सा दे रखा था, उसको मैंने एलसीएम लेके नॉर्मल समीकरण बनाया। मैंने यहाँ से देखा तो यहाँ से एस और टी में बट्टे में आ रहा, बट्टे में आएगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा तो गुणा भाग मुश्किल होगा, गुणा भाग मुश्किल होगा तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, हमेशा काम नहीं करना। हमने समीकरण 1 से एस का मान निकाला 3 + t, क्योंकि माइनस वाला टी इधर है प्लस का। समीकरण 3 दिया, समीकरण 3 से जो एस का मान था उठा के समीकरण 2 में रखा, तो समीकरण 2 ये रहा, 2s + 3t बराबर 36। 2 की जगह 2s का मान 3 + t और प्लस का 3t, ये 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो ध्यान दो, ये 2 एक बार इस 3 से भी गुणा होगा और ये 2 एक बार इस t से भी गुणा होगा, ये तो गुणा होना चाहिए। तो 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को t से गुणा किया 2t और प्लस 3t चल रहा है। 2t और 3t को जोड़ा कितना हो गया? 5t और प्लस का 6 बराबर किधर आएगा? किसका हो गया? माइनस का। 5t बराबर 36 - 6 30 और t का मान आ गया 30/5, यानी कि t का मान कितना आ गया? 6। अब ये t का मान कहाँ रखना चाहिए आपको? सर चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम कहेंगे सर समीकरण हम तो 3 में रखें, क्यों? सीधी कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। ठीक है या नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो आप लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, आप किसी में रख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ रखोगे तो गुणा करवाना पड़ेगा, फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा, गुणा वाला भाग में जाएगा तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाए, बाकी कुछ भी नहीं। उत्तर तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो s का मान आएगा आपके पास 3 + t आएगा समीकरण 3 से, तो s बराबर 3 की जगह 3 प्लस t का मान कितना है साहब? 6। तो s का मान आ गया आपके पास कितना? 9। 3 और 6 जुड़ने पर कितने हो गए साहब? 9 हो गए। तो ये आ गया आपके पास s का मान, फाइनल आंसर। बोलो जी, है कोई समस्या? इससे सिंपल कुछ हो सकता है? मेरे हिसाब से इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता 10वीं क्लास के हिसाब से। उत्तरमाला चेक भी कर लो। वो कह रहा है कि s और t को घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, तो 9 - 6 3 आ गया। अब दूसरे में रखने की जरूरत नहीं, एक में अगर सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब उत्तर सही, और सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, उत्तर आ रहे हैं वैसे। आंसर आप उत्तरमाला चेक कर लें। मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रतिस्थापन विधि है अब कोई बच्चे को प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप तो अभी 6 सवाल तक हमें जाना है, अभी हम 2 ही पहुंचे, 4 और करवाऊंगा तो अपने आप आपको कि सर गर्दा उड़ा रहे हैं हम सवालों, है ना। मेरे लाल और लाली को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। थोड़ी सी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन वगैरह करनी आनी चाहिए,
जोड़ना घटाना ट्रांसफर करते तो प्लस वाला माइनस हो जाता, माइनस वाला प्लस हो जाता। इतना आता है ना, अरे हाँ या ना, बिल्कुल आता है इतना। ठीक है, तो ये हो गया सवाल संख्या पहले का। दूसरा सवाल अगली स्लाइड में करवाता हूँ, सवाल संख्या 3 का सॉल्यूशंस। तब तक आप इसको देखें, आराम से देखें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो करते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। दूसरे का तीसरे सवाल में आपको समीकरण दे रखा 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 आपको दे रखा है। ठीक है साहब, तो मेरे पास एकदम नॉर्मल सी समीकरण है, बिल्कुल समीकरण है। तो इसको मैं दे दूं समीकरण संख्या 1 और इसको मैं दे दूं साहब समीकरण संख्या 2। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने इनको समीकरण दे दिया, कोई दिक्कत। अब किस समीकरण से मान निकाले आपको, सर अगर यहाँ से निकालेंगे तो गुणा भाग का होगा, यहाँ से निकालो। देखो मुझे एक बात बताओ, इस समीकरण में अगर मैं 3x का निकालूं तो बट्टे वाली कैंसिल होगी, तो आप करोगे क्या? एक काम करो, इस y को इधर भेजो। पहले क्या करो, इस y को इधर भेजो, तो आपके पास बनेगा क्या 3x। मैं ना 1 मिनट दूसरे पेन से लिखता हूं आपके लिए, ध्यान देना सब, है ना। बनेगा क्या आपके लिए क्या बनेगा, यहां से समीकरण, तो ये देखो 3x बराबर ये बन जाएगा 3 प्लस वाई। सही कह रहा हूं सब? 3x का मान माइनस का y उधर गया प्लस का, और यहां से x का मान निकालोगे दिया जाएगा 3 प्लस वाई, और बटा में कितना आ जाएगा 3। इस बार बटा में लाना ही पड़ेगा। आप चाहो तो y का निकाल सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने इससे ही निकाल दी। हमने क्या किया, 3x बराबर माइनस का y उधर गया प्लस का y, और x का मान निकाला तो x का मान आ गया 3 प्लस वाई बटा में 3। चलो सर, कहाँ रखना चाहिए सब मान आपको? सर समीकरण 2 में रखना चाहिए, और कहाँ रखना चाहिए? आप लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर 3 से मान जो आया वो समीकरण 2 में रखना, क्योंकि हमने 1 से निकाला, ध्यान रखना। तो 9x माइनस का 3y बराबर में कितना है साहब 9। तो 9 गुणा x का मान कितना 3 प्लस y बटा में कितना 3, और माइनस का 3y बराबर में बन जाएगा 9। क्या ये इसको कैंसिल कर रहा है 3 बार? ठीक है, 3 बार कैंसिल कर, 3 बचा और अंदर बच गया 3 प्लस वाई माइनस का 3y बराबर में 9। अब ये 3 अंदर जाएगा, सबसे गुणा होगा, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, प्लस 3 को y से गुणा करोगे 3y माइनस का 3y बराबर में 9। और यहाँ से सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हुई है कि प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल, और 9 बराबर आ गया किसके 9 के। इसका मतलब इस समीकरण के अनंत उत्तर आएंगे। कितने उत्तर आएंगे बेटा? अनंत उत्तर आएंगे। उसके पीछे का रीजन है, मैं आपको एक उदाहरण भी करवाऊंगा ऐसा। एक ये सवाल हो रहा रखा है, अगर आपने किसी चर का मान निकाला, किसी दूसरे चर में मान रख दिया, और वो जो चर का मान ही आप निकालना चाह रहे हो वो चर ही कैंसिल हो गया, क्योंकि हम तो y निकालना चाह रहे, क्योंकि x का मान रखा तो y का मान आएगा उल्टा करके। y का मान आया तो आपके पास 3y से 3y कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस के 3y में से माइनस का 3y जाएगा, 0 बचेगा। और 9 बराबर क्या आ गया 9 आ गया। तो अचर अगर अचर के बराबर आ गया उसका हल नहीं निकल सकता है। आप लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अब ऐसे क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं रीजन। अनंत हल इसीलिए हुआ क्योंकि यहां से मान निकल नहीं सकता। आप इस समीकरण को ध्यान से देखो, किस समीकरण को? समीकरण संख्या 3 को। अब 3 के अंदर जैसे जैसे इस y के मान रखते जाएंगे, जैसे आपने y का मान 0 रखा, y का मान क्या रखा 0, तो x का मान आएगा कुछ ना कुछ मान आएगा। 1 रखोगे तो भी आएगा, 2 रखोगे आएगा, 3 रखोगे, और रखने की कोई सीमा थोड़ी। मैं तो प्लस वाले बात कर रहा हूँ, मैं तो माइनस वाले भी तो रख सकता हूँ। x का मान मैंने -1 रख दिया, y का मान मैंने -1 रख दिया, -2 रख दिया। जैसे जैसे आप इस समीकरण 3 में x y के मान रखते जाओगे वैसे वैसे x के मान आते जाएंगे। इसका मतलब समीकरण के अनंत हल हो गए। और पहले वाले में एग्जैक्ट हल निकल रहा था, एक सटीक उत्तर आ रहा था। पहले वाले में 9 आया, फिर 5 आया, फिर आपके पास उत्तर माला और आई 9 और 6 आया नहीं आया बिल्कुल। तो इसमें क्या किया हमने? कोई गलत काम नहीं किया। हमने किया समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 2 में रखा, काटा, तो गड़बड़ ये हो गई कि 3y से 3y कैंसिल हो गया। सवाल ऐसा ही दे रखा है उसने। एक उदाहरण और ऐसा हम करेंगे 3.2 के अंदर। तो कट गया, तो 9 बराबर किसके आ गया 9, और 9 बराबर 9 आगे देते दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। इस बात को ध्यान रखना। जब भी अचर अचर के बराबर हो जाए, आपके दिमाग ये नहीं होना चाहिए अगर सर y का मान निकालते तो ऐसा होता कि बिल्कुल होता, उत्तर वाला में तो भी कोई फर्क नहीं आता।
वो टेंशन ना लेके आप y का मान एकदम उत्तर सेम टू सेम आएगा, वही 9 बराबर 9 ही आएगा, टेंशन लो ही मत। ठीक है, ये काम हुआ। तो अतः दिए गए समीकरण के अनंत हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या हल होंगे ही नहीं, होंगे हल इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे आप y का मान रखते जाओगे प्लस के माइनस के, वैसे वैसे x के मान आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, इसलिए दिए गए समीकरण के क्या हो गए, अनंत हल हो गए। एक बात ध्यान रखना, कभी भी इस प्रकार के सवालों में प्रतिस्थापन विधि में आप एक चर में दूसरा चर का मान रखो और चर ही कैंसिल हो जाए, अचर अचर के बराबर आ जाए, 9 9 के बराबर आ गया, 4 4 के बराबर आ गया, 5 5 के बराबर आ गया, आपको ये लाइन ध्यान रखनी आती है। दिए गए समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनंत हल होंगे, क्योंकि आपको यहाँ एग्जैक्ट मान मिला ही नहीं फिक्स, और यहाँ मान आप निकालोगे तो यहाँ y का मान जैसे जैसे रखते जाओगे वैसे वैसे x का मान आता जाएगा, या जैसे जैसे x के मान रखते जाओगे वैसे वैसे y के मान आते जाएंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर आना चाहिए ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये है तीसरे सवाल का सॉल्यूशन, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, आप समझ लें, हमने चर का मान काम वही कर रहे हैं सेम टू सेम। अब 3 सवाल और बचे, तीनों के अंदर शानदार उत्तर आएंगे, ढंग के सवाल है। अब एक बार इसको देखें, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखो करते हैं पहले का चौथा सवाल। चौथे सवाल में आपको दे रखा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके, और मैं आपको वो तरीका करवाऊंगा जो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, आपके लिए शानदार रहेगा और आपके लिए सबसे सिंपल रहेगा। सुने कैसे करना। ये है आपको कि अगर आपने सोचा कि सर मैं x का मान निकाल दूं, आपको पॉइंट में जितना रखोगे तो पॉइंट के गुणा भाग हार्ड हो जाएंगे, जोड़ना और घटाना सब मुश्किल हो जाएगा। इसकी बजाय मैं क्या करता हूं, पॉइंट हटा सकता हूं, बिल्कुल हटा सकता हूं। कैसे, आपको पता है कि अगर ये पॉइंट लगा, इस पॉइंट के इधर 1 है तो आप नीचे 10 लगा सकते हो, इस पॉइंट के अगर इधर 2 संख्या है आप नीचे 100 लगा सकते हो, ये तो पता है ना, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये पॉइंट हटाएंगे सब, क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और इस पॉइंट को भी हटाएंगे। हटा सकते हैं पॉइंट को, बिल्कुल हटा सकते हैं। और जब पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट को जैसे ही हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 10, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 10, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 10। बोलो सब हाँ या ना, बिल्कुल पॉइंट हटा। तो ऊपर 0 2 नहीं लिख के मैं 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x और बटा में कितना आ जाएगा 10, प्लस इसको मैं 0 3 नहीं लिख सकते, इसको 3y बटा में 10 लिख दूं और बराबर में ये हो जाएगा 13 बटा में 10। बोलो मेरे लाल और लालियों, यहां तो कोई समस्या कि हमने पॉइंट हटाया, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक ही संख्या, x मत गिनना, पॉइंट के बाद एक संख्या नीचे 10 आया, पॉइंट के बाद 3 था तो नीचे 10 आया, पॉइंट के बाद यहाँ 3 था तो 10 आया। और अब 0 2 लिखो या 2 लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है, ध्यान रखना। तो ये हो गया 2x बटा 10 प्लस 3y बटा 10। क्या मैं यहाँ से 10 एलसीएम ले सकता हूँ इस चीज का, ये बराबर में लगे, इस चीज का क्या लूंगा मैं, 10 लूंगा एलसीएम। तो 10 का 10 में भाग एक बार जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऊपर वाली भी ऐसे ले एज इट इज आ जाएगी। 2x प्लस 3y बराबर बच गया 10 बटा 13। क्या बेटा जी 10 से 10 कैंसिल होगी, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ से आया आपके पास 2x प्लस का 3y बराबर में कितना, 13। समीकरण संख्या 1। बोलो साहब, समीकरण संख्या 1। और बाकी वो समीकरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, है ना, कितना है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ताकि मैं उधर सवाल का सॉल्यूशंस कर दूंगा, वरना सॉल्यूशंस के लिए जगह कम पड़ेगी। ठीक है सर, हटा सकते हैं पॉइंट, बिल्कुल हटाएंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो भी 10 आएगा, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो भी कितना आएगा, 10 आएगा। ध्यान से सुनिएगा सब। तो 0 4 को क्या लिख दूँ, 4 लिख दूँ, ये बना 4x बटा में कितना 10, प्लस 0 5 को क्या लिख दूँ, 5y बटा में क्या लिख दिया 10, बराबर में 23 बटा में 10। इनका वापिस एलसीएम आएगा कितना, 10। 10 का 10 में भाग एक बार, 1 को 4x से गुणा किया 4x, प्लस 10 का 10 में भाग एक बार, 1 को 5y से किया 5y, बराबर हो गया 23 बटा में 10। वापिस 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल, और समीकरण बना आपके पास 4x प्लस का 5y बराबर में 23। समीकरण संख्या 2। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या आपको? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। हमने इतने मुश्किल समीकरण थे उनको पॉइंट हटा के एकदम नॉर्मल समीकरण में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बोलो सर, कोई समस्या हो तो बोलो। अब किसका मान निकालोगे आप लोग, x का या y का, किसी के निकाल दो। तो मैं निकालता हूँ x का मान, यहाँ से समीकरण इजी रहेगा आपके लिए ना, y के उल्टे हो जाएंगे मान। तो यहाँ से आप मान निकालोगे, मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से समीकरण से। तो मान आएगा क्या आपके पास, मान आएगा साहब 2x बराबर, क्या इसको 13 माइनस 5y लिखा जा सकता है, 13 3y है क्या, सॉरी भाई, सॉरी गलती हो गया ना, ये 3y,
भाई प्लस का 3y उधर गया माइनस का 3y, और यहाँ से जो x का मान आएगा साहब वो आएगा आपके पास 13 माइनस 3y बटा में, गुणा वाला कहाँ चला जाएगा भाग में। ये मेरे पास एक x का सटीक मान है, कितना आया सटीक मान, इसको मैं दूंगा समीकरण संख्या 3। ठीक है, यहाँ से x का मान निकला, वहां से आगे। अब ये x का मान कहाँ रखना चाहिए, समीकरण 2 में। कहाँ रखना चाहिए, समीकरण 2 में। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 आप लिखें ध्यान से, समीकरण 2 है आपके पास 4x प्लस का 5y बराबर में कितना है साहब 23। ठीक है साहब, देखो 4 की जगह 4 गुणा में क्या दिखाई दे रहा है x, x की जगह ये मान देखो 13 माइनस 3y बटा में 2 और प्लस का 5y बराबर में 23। ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये 2 का भाग इस 4 में कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, तो बाहर बचेगा 2 और अंदर बचेगा 13 माइनस 3y प्लस में 5y बराबर में कितना 23। ये 2 अंदर जाकर गुणा होगा, 2 को 13 से गुणा करोगे 26 माइनस 2 को 3 से गुणा करोगे 6y और प्लस का 5y बराबर में कितना बचा 23। अब माइनस के 6y में से 5y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, इस बात का ध्यान रखना, और बराबर में बचा 23 प्लस का 26 उधर गया, किसका हो गया माइनस का 26, तो माइनस का y बराबर माइनस के 26 में से 23 गया, माइनस का 3 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और y का मान कितना आएगा साहब 3 आएगा। y का मान कितना आएगा आपके पास 3 आएगा साहब। बोलो साहब कोई समस्या है क्या, कोई सवाल बड़ा नहीं, हमने पॉइंट वालों को हटाया, एक नॉर्मल समीकरण, इतनी कैलकुलेशन हुई, बाकी वही घिसा बीटा काम कर रहे हैं जो भी पहले 3 सवालों में किया था। समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 2 में रखा, कैलकुलेशन की, y का मान कितना आ गया 3। अब ये y का मान कहाँ रखना चाहिए सर, अरे बोलो कहाँ रखना चाहिए आपको सर, समीकरण किसी में रख दो, चाहिए आप लिखेंगे y बराबर 3, समीकरण 3 में रख दो, सीधा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपके पास x बराबर 13 माइनस 3y और बटा में कितना 2, तो यहां से आएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 3, ठीक है, और बटा में हो जाएगा 2, x का मान आ जाएगा 13 माइनस 3 को 3 से गुणा करोगे 9 बटा में 2, x का मान कितना आएगा 4 बटा में 2, और x का मान कितना आएगा 2, x का मान कितना आएगा साहब 2। ये आ गया आपके पास इसका फाइनल उत्तर। मेरे हिसाब से पॉइंट वालों को हटाकर हमने काम बहुत इजी कर दिया, सिंपल हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं हुआ, वरना कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है आपके लिए, बिल्कुल हार्ड हो जाती, बड़ी मुश्किल हो जाती कैलकुलेशन। बोलो सर कोई समस्या है क्या, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं। हमने पहले पॉइंट हटाए, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाए, समीकरण 1 से x का मान निकाला, x का मान यह है, ये x का मान यहाँ रखा, कैलकुलेशन की, y का मान 3 आ गया। कैलकुलेशन तो आती है ना, बिल्कुल आनी चाहिए, 10th क्लास के बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए आपको। y का मान 3 आया, y का मान 3 कहीं रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 3 सिंपल है क्योंकि इसमें रखते तो भी आपको इधर उधर ट्रांसफर करना पड़ता है, यहाँ रखा। कैलकुलेशन की x का मान कितना आ गया 2 आ गया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, एकदम सीधा सिंपल सा सवाल है। अब आपके प्रतिस्थापन विधि धीरे धीरे दिमाग में आ रही होगी कि वो एक्चुअल में प्रतिस्थापन विधि ऐसे काम कर रही है कि ऐसे x का मान निकल रहा है, किसी चर का मान रख रहे हैं, दूसरे समीकरण रख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, काम हो रहा है। एक चर आने के बाद दूसरा दीजिए हमारा किसी में रखोगे तो भी वहां से सटीक आंसर दे देगा। ठीक है, उम्मीद है पहले का चौथा सवाल आपके दिमाग बैठ गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और फिर है इसका छठा सवाल। आज की क्लास क्या हो जाएगी खत्म। एक वीडियो और बनेगा 3.2 का, फिर एक उदाहरण का बनेगा, आराम से कर लेंगे। जितनी चीजें पढ़ा रहा हूँ उतनी घर जाकर पढ़ लें, उतना घर पे आप वीडियो देख के उनका रिवीजन कर लें, आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली स्लाइड में, तब तक आप इसका सोल्यूशन करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब देखो करते हैं पहले का 5वां सवाल। 5वें सवाल में क्या बोला है कि रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। अब ऐसे रूट देख के डरना नहीं, ये सबसे सिंपल सवाल है, रूट इतना सिंपल होता है, ध्यान देना है। तो करेंगे क्या, इसको हम देंगे समीकरण संख्या 1 और इसको देंगे समीकरण संख्या 2। हमें नॉर्मल से समीकरण दिखाई देती, हमने अपना काम कर दिया कि ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण क्या है 2। ठीक है जी। इसके बाद किसी एक चर का मान निकालो, वही घिसा पिटा काम करना है। एक चर का मान किसका निकालो बोलो,
अपने मन में सोचो x क्या निकाल दो, तो आपको सर बिल्कुल निकाल दो, x का क्या फर्क पड़ रहा है, कहीं से निकाल दो, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से निकालो। इस समीकरण को थोड़ा आगे ध्यान दो, वहां से माइनस आ जाएगा, यहाँ ध्यान देना, देखो √3x बराबर ये माइनस का उधर जाएगा, √8y नहीं होगा क्या, √8 है और y बाहर है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से x का मान आ जाएगा साहब √8y बटा में √3, समीकरण संख्या 3। बोलो सर, मैंने एक हवा के झोंके से काम कर दिया है कि यहां से √3x माइनस का उधर गया, किसका हो गया, प्लस का हो गया सर, गुणा वाला कहां चला गया, भाग में। ये x का मान समीकरण 1 में रखना, क्योंकि समीकरण 2 से आपने मान निकाला। तो अगला काम बिल्कुल सिंपल सा है, आप लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से जो x का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 लिखो सब, समीकरण 1 लिखेंगे √2x प्लस का √3y, सही है, और बराबर में कितना, 0। ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान देना इधर, ये हो गया √2 गुणा में x की जगह ये आ जाएगा, देखो √8y बटा में √3 प्लस में हो जाएगा √3y बराबर 0। मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूंगा तो शायद मैं इसको √16 लिख सकता हूं। हाँ जी बोलो, √8 को √2 से गुणा करो, √16 होगा, क्यों, अगर रूट के अंदर नंबर सेम हो तो रूट हट जाता है, लेकिन अगर रूट के अंदर नंबर अलग अलग हो तो रूट के अंदर वाले नंबर गुणा हो जाते हैं। √2 को √8 से गुणा करोगे, 8 दूनी 16 हो जाएगी, √16 हो गया। ठीक है सर, इसके बाद √16 किसका मान होता है, अरे 4 का होता है भाई, कितने का होता है, 4 का, तो ये बनेगा 4y बटा में √3 प्लस √3y बराबर 0। इसके बटा में कितना, 1, तो पूरे का एलसीएम कितना आएगा, √3 आएगा। √3 का √3 भाग एक बार, 1 को 4y से गुणा किया, 4y प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार, और √3 को 3 से गुणा करोगे तो 3y बन जाएगा, और बराबर में कितना बन गया, 0। रूट को रूट से गुणा कर रूट हट जाता है, नंबर सेम होना चाहिए, और अगर अलग अलग हो तो गुणा हो जाते हैं। ये कितना बनेगा साहब, 7y बराबर 0 गुणा √3, तो 7y बराबर 0, y का मान कितना, 0/7, y कितना आ गया साहब, 0, y का मान कितना आ गया आपके पास, 0। y का मान आपके पास कितना आ गया, 0। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको है, केवल कैलकुलेशन है तो रूट वाले गुणा आने चाहिए भाई। रूट के अंदर अगर नंबर अलग अलग होगा, मैं बता देता हूँ, देखो अगर आपने √x को गुणा किया है √x से तो x बन जाएगा, शर्त है रूट के अंदर नंबर सेम होना। अगर आपने √x को √y से गुणा किया तो नंबर बन जाएगा √xy, ये नंबर आपको बन जाएगा, ध्यान रखना। तो वैसे यहां काम किया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, किस में रख दो, समीकरण 3 में, तो आप लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, साइड में सोल्व कर दो इधर, ठीक है जी। समीकरण 3, x बराबर √8y बटा में √3, तो x का मान √8 गुणा में 0 बटा में √3, √8 को 0 से गुणा करोगे 0 बटा में √3, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर क्या आता है, 0 आता है। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, लाल और लालियों, किसी प्रकार की कोई समस्या, अरे रूट डर देख के डरना मत, रूट सिंपल ही होता है, रूट के गुणा आने चाहिए, वो ध्यान रखना। जैसे यहाँ क्या हुआ, देखो x का मान निकाला, यहाँ रखा, तो ये देखो ये √x है, ये √y है सपोज दे, तो √xy होगा, तो रूट तो दोनों के लग जाएगा, 8 और 2 को गुणा करोगे 16, और √16 किसका वर्गमूल, 4 का, 4 का वर्ग होता है 16, तो वो हो गया 4y। और जब यहाँ से √3 और एक एलसीएम लिया √3, तो √3 का √3 में भाग एक बार, 1 को 4 से गुणा किया 4y प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार होगा, और √3 को √3 से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, हो रहा है देखो √x गुणा √x बराबर x होता है। √3 को इस √3 से गुणा किया, कितना उत्तर आ गया 3, 4 और 3 कितना हो गया 7y, और ये 0 से इधर वज्र गुणा हो जाएगा।
बोलो सब, ये 0 से इधर वज्र गुणा नहीं होगा क्या? यहाँ बिल्कुल होगा। 0 को √3 से गुणा करोगे 0 बन जाएगा, और y का मान 0/7, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर क्या आता है? 0 आता है। y का मान उठाकर आप यहाँ रखोगे, तो y का मान यहाँ उठा के रखोगे तो √8 को 0 से गुणा करो 0, 0/√3, 0 बट्टा कुछ भी हो 0 होता है, बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए, परिभाषित हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है आपके पहले का 5वां सवाल। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या, आराम से देख लें, रूट देख के डरना नहीं। एक सवाल और बचा है, पहले का 6ठा सवाल, फिर हमारी क्लास एंड करते हैं, तब तक आप इसको देखो। अगले स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब देखो करते हैं पहले का 6ठा सवाल। ये आपके पहले का एक लास्ट सवाल है और हमारी क्लास का भी आज लास्ट सवाल है। इसके बाद में जो दूसरा और तीसरा सवाल बचेगा, दूसरा तो एक ही है, तीसरे के अंदर वापस 5-6 सवाल दे रखे हैं, टोटल 5 सवाल है तीसरे के अंदर। ठीक है, वो करेंगे हम कल की क्लास में। अब एक बार एग्जाम्पल को देखें ध्यान से, कोई एग्जाम्पल हार्ड नहीं। अब देखो सिंपल सा क्या काम करना, बट्टे में आ गया, इसका मतलब नॉर्मल समीकरण एलसीएम लेना। लेते हैं साहब एलसीएम, इधर ध्यान देना साहब। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम 6 नहीं आएगा भाई? 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा करोगे ये बनेगा 9x माइनस, अरे ऐसा होता है, ध्यान रखना, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करोगे 10y, और बराबर में हो गया माइनस का 2। ठीक है साहब, बिल्कुल। ये बनेगा आपके पास 9x माइनस का 10y बराबर में माइनस का 2 गुणा 6। ये इधर हो जाएगा वज्र गुणा, ये इधर क्या हो जाएगा साहब? वज्र गुणा हो जाएगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है सर, समीकरण लास्ट में फाइनल क्या बनेगा? फाइनल समीकरण बनेगा 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, समीकरण संख्या 1। बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो समीकरण मैं यहाँ नीचे लिखूंगा अभी, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए मुझे जगह चाहिए उधर। तो x/3 प्लस का y/2 बराबर में हो जाएगा 13/6। ये आपके पास समीकरण था जो मैंने इधर साइड में लिख दिया। ठीक है साहब, इधर ध्यान देना, इनका एलसीएम भी 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे 2x प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को y से गुणा करोगे 3y बराबर में हो जाएगा 13/6। 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। ये बनेगा 2x प्लस का 3y बराबर में 13, समीकरण संख्या 2। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या आपको? मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। हमने यहाँ से एलसीएम लिया, कैलकुलेशन की, नॉर्मल समीकरण, यहाँ से एलसीएम लिया, 6 से 6 कट गया, उत्तर आ गया। ये किसका मान निकालूं? बोलो, किसी के निकाल लो, कोई फर्क नहीं। जहाँ से इजी निकल रहा वहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, चलो इससे निकाल लो। तो ये बनेगा 2x बराबर, ठीक है, 13 प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3y, और x का मान आ जाएगा साहब 13 माइनस 3y बटा में कितना? 2। बोलो सर, कोई समस्या यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई समस्या। यहाँ से हमने समीकरण 2 से आगे बढ़ा के x का मान, अब ये समीकरण 3 से x का मान समीकरण कहाँ रख दो? 1 में रख दो। कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी भारी भरकम कैलकुलेशन आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो इसको आप लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है बेटा? समीकरण 1 है आपके पास 9x माइनस का 10y बराबर में कितना है? माइनस का 12। ये है, मान रखो इसमें, देखो 9 की जगह तो 9 ही रहना दो एक बार, गुणा x का मान ये रहा, देखो 13 माइनस 3y बटा में कितना आएगा? 2 माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। अब कटेगा नहीं, तो 13 को 9 से गुणा करो, कितना आएगा? अरे बोलो कितना आएगा? आपको सर 117 आएगा, माइनस 9 को 3 से गुणा करोगे 27y आएगा, और बटा में कितना है? 2 माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। इसके नीचे कितना है? 1, तो इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा? 2। तो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 117 माइनस 27y माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 10 से गुणा करोगे 20y बराबर माइनस का 12। ये इधर वज्र गुणा करवा दो, तो ये बचेगा आपके पास 117 माइनस, ये मैं माइनस का 47y कह दूं क्या इसको? बिल्कुल कह सकता हूँ। माइनस का 27y और माइनस का 20y माइनस का 47y हो जाएगा, और बराबर माइनस का 12 गुणा में 2 वज्र गुणा हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास 117 माइनस
47y बराबर ये बचेगा माइनस का 24, यह आएगा आपके पास माइनस का 47y, सॉरी माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 प्लस का 117 उधर जाएगा माइनस का 117, माइनस का 47y बराबर माइनस का ये कितना हो रहा है 151, कितना होगा 151, और y का मान आ जाएगा माइनस का 151 बटा माइनस का 47, माइनस माइनस प्लस y का मान आ जाएगा 3। हाँ जी साहब, y का मान कितना आ जाएगा आपके पास 3। हमने जब 47 में 151 का भाग लगाया तो y का मान आ जाएगा 3, और y का मान कहाँ रखना है आपको सर जहाँ इच्छा वहाँ रखें, y बराबर 3, समीकरण 3 में रखूंगा मैं, तो समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 ये रहा, समीकरण 3 है आपके पास x बराबर 13 माइनस 3y बटा में कितना 2, ये है बिल्कुल x का मान 13 माइनस 3 गुणा 3 बटा में 2, x बराबर 13 माइनस 9 बटा में 2, x का मान 4 बटा में 2, x का मान कितना साहब 2। ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, बोलो अरे है क्या कोई दिक्कत, है क्या कोई दिक्कत, बोलो। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ज्यादा आपको माता बच्ची ऐसे नहीं सोचनी है कि पहले तो एक ऐसी कैलकुलेशन दे रखी थी, इसको हमने एलसीएम लगा के ये बनाया, फिर इसका एलसीएम लेके ये बनाया। अब यहाँ से मैंने x का मान निकाला, x का मान उठा के मैंने जब यहाँ रखा, कहाँ रखा यहाँ पर, यहाँ रखा, तब कैलकुलेशन भारी होगी क्योंकि 2 से हर बार तो कुछ ना कुछ कट रहा था, 3 से कट रहा था, 2 से 4 कट रहा था। अब 9 को 13 से गुणा करो 117, माइनस की जगह माइनस, 9 को 3 से गुणा करो 27 बटा में 2 माइनस 10y, इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि इसके बटा में 1 और 2 का एलसीएम 2 है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 2 का 2 में भाग एक बार जाएगा, 1 को इस पूरे से गुणा कर पूरा, फिर ये माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 10 से गुणा किया 20, और ये 2 इधर बजर गुणा हुआ, माइनस का 24 आया, ये माइनस का 27y माइनस का 20y में माइनस का 47y लिख सकता हूँ जुड़ के। अब माइनस का 47y इधर है, माइनस का 24 है, प्लस का 117 उधर गया, माइनस का 117, माइनस का 24 और माइनस का 117 माइनस का 151 होता है, और गुणा वाला माइनस 47 भाग में गया, माइनस माइनस प्लस 47 का भाग 151 में कितनी बार जाएगा 3 बार। y बराबर 3 समीकरण संख्या 3 में रखूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2, और मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। उम्मीद है आज का लेक्चर लाजवाब रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी कल की क्लास में सवाल संख्या 2 और सवाल संख्या 3 का सॉल्यूशंस लेकर, वहाँ और हमें प्रतिस्थापन विधि को और बढ़िया तरीके से कर लेंगे। बाकी प्रतिस्थापन विधि का सीधा सिंपल सा मतलब है किसी एक चर का मान निकालें, दूसरे समीकरण रखें, और बट्टे वाला समीकरण आ रहा है उसको पहले एलसीएम लेकर करें, पॉइंट वाला रखा पॉइंट हटाकर करें। ऐसा हमने काम किया 6 सवालों में। उम्मीद है कि आपकी प्रतिस्थापन विधि अब दिमाग में बैठ गई होगी, प्रतिस्थापन विधि एक्चुअल में काम कैसे कर रही। ठीक है, कल की क्लास में 6 सवाल और करेंगे, दूसरे और तीसरे के अंदर 5 है, उसमें समीकरण बना के और करेंगे। तब जब पूरी हो जाएगी और उदाहरण हो जाएंगे उस दिन प्रतिस्थापन विधि और आपके लिए शानदार हो जाएगी। और कोशिश मैंने यही की है, प्रतिस्थापन विधि आपके लिए बेहतरीन तरीके से समझाई और आपको समझ में भी आ गई होगी। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ कल की क्लास में। तब तक आप रिवीजन कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।